नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी चुनावी खर्च की और उसके विकल्पों की। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से चुनाव आयोग ने 27 अगस्त 2018 को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसके लिए देश की 7 राष्ट्रीय और 51 क्षेत्रीय पार्टियों को न्योता दिया गया। बैठक के दौरान चुनावी खर्च पर नियंत्रण करने, विधान परिषद के चुनावों के खर्च की सीमा तय करने और राजनीतिक दलों का खर्च सीमित करने के मुद्दे पर बातचीत हुई। देश के ज्यादातर राजनीतिक दल जहां चुनावी खर्च की सीमा तय करने के पक्ष में दिखे, वहीं बीजेपी पारदर्शिता बढ़ाने के मुद्दे पर जोर दे रही थी। बीजेपी का कहना है कि अगर चुनावी खर्च को सीमित किया गया तो ये जातिगत और व्यक्ति विशेष वाली राजनीति को बढ़ावा देगा। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि चुनाव सुधार की दिशा में जो अगला कदम है कि महंगे होते चुनाव को कैसे सस्ता किया जाए, विकल्प इसके क्या हैं, समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ नूर मोहम्मद साहब हैं, पूर्व उपचुनाव आयुक्त, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ विपुल मुदगल हैं, मुख्य कार्यकारी कॉमन कॉज से, विपुल साहब स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ हैं, राहुल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत मैं करना चाहूँगा नूर मोहम्मद साहब आपसे, क्योंकि कई सारी कमेटीज बनी और चुनाव आयोग लगातार सुधारों की दिशा में एक एक करके कदम बढ़ाता रहा है। अब जो हाल का एक बड़ा फोकस है वो चुनावी खर्च को लेकर है कि साल दर साल या हर पंचवर्षीय योजना के बाद जब हम चुनाव को देखते हैं तो नया एक रिकॉर्ड, एक नया आंकड़ा, कुछ नए जीरो लग जाते हैं। इसको लेकर क्या अध्ययन हुआ है इलेक्शन कमीशन की ओर से, अगर पहले भी देखें, और किस तरीके से एक बड़ी चिंता है जो और ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, इसके पहले मैं कुछ चुनावी खर्चों पे कुछ कहूँ। मेरे विचार से तो चुनावी खर्च, अंधाधुंध होना, पॉलिटिकल फंडिंग जिसको कहते हैं, ये करप्शन की जड़ है। तो अगर हमें सचमुच करप्शन दूर करना है तो इसको अटैक करना चाहिए। ये इशू है, इम्पॉर्टेंट इशू है जो आप आज डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके लिए हुआ क्या क्या है और क्या कर सकते हैं। 2 तरह के खर्चे हैं, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज खर्चा करती हैं और एक कैंडिडेट खर्चा करता है। कैंडिडेट के लिए तो लिमिट्स हैं, वो बात अलग है कि लिमिट को चेक करने के लिए जो हमारे साधन हैं वो सचमुच काफ़ी हैं कि नहीं हैं। क्योंकि पर्सनली तो कुछ लोग कहते हैं हमने 7 करोड़ खर्च कर दिया, एक्चुअली जो कागज़ आता है तो वो जो लिमिट से कहीं आधा तिहाई भी नहीं होता है। तो कैसे कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि जब जहाँ भी इकॉनमी, कैश इकॉनमी होगी, वहाँ कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन कम से कम लिमिट तो है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो इनके पास पैसा है, वो अपने कैंडिडेट्स के लिए इतना खर्च कर लेते हैं कि वो पैसे की वजह से उसका अपर हैंड हो जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाती है। ये तो ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के खर्चे को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए और उसको कम करना चाहिए। पिछले सालों में आपने देखा होगा 2004, 2009, 2014 में बहुत ही एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है, कई गुना बढ़ गया है। तो ये एक मेजर मुद्दा है जो आप डिस्कस कर रहे हैं आज के दिन। अब ये है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। मैं इस पर भी आऊँगी, कंट्रोल के विकल्प क्या क्या हैं विपुल साहब, क्योंकि आप जुड़े भी रहे हैं, चुनाव सुधार के जो बड़े कार्यक्रम हुए हैं और उसको जो मुहिम चलाई गई है। 2 बातें जो बड़े तौर पर जिनमें मैं चाहूँगा कि एक तो ये कि कैपिंग को लेकर, कैंडिडेट्स की कैपिंग पहले नहीं होती थी, उसको बढ़ाया गया, कैपिंग की गई। अब मांग हो रही पॉलिटिकल पार्टियों की कैपिंग की, उनके खर्च की चुनावी सीमा की। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है और इसके पीछे बड़ा मकसद है क्या? देखिए, मैं पहले एक बात कह दूं कि जो राजनेता हैं ना, बड़े समझदार लोग हैं। सारी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं, जीनियस लोग हैं। वो मतलब ऐसा इतनी आसानी से जो आदमी 6 बार 8 बार इलेक्शन लड़ता है वो बहुत समझदार आदमी होता है। इन सबको पता है कि ये सचमुच करप्शन की जड़ है और इसमें कुछ होना चाहिए। बस सवाल ये होता है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये इन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं, जब ये सत्ता में आते हैं तो नहीं करते। तो हमने देखा था पहले कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिलता था, और कांग्रेस जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सर ने की, वो बात सही है कि उस समय उनका पल्ला भारी था तो उस समय उनको नहीं नजर आ रही थी ये बात। और अपोजिशन पार्टी में बीजेपी के जो बड़े नेता थे बेबाकी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहे थे इस पे कुछ होना चाहिए। अब हमने देखा, जैसे अब कल की जो मीटिंग हुई उसमें अब भारतीय जनता पार्टी वालों को थोड़ा सा उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा। तो ये बात सही है कि अगर आपने लिमिट, या तो आप लिमिट लगाइए ही मत, आप कह दीजिए भाई सबको सारी छूट है, जितने पैसे खर्च करना चाहे करें। अगर आपने ये लिमिट लगाई तो फिर ये मजाक क्यों?
मैं 70 लाख रुपए खर्च कर सकता हूं, लेकिन अगर केंद्रीय पार्टी के 100 नेता मेरी कंस्टिट्यूएंसी में आए और वो 70 करोड़ रुपया खर्च हो जाए तो उस पर कोई रोक नहीं है। ऐसा क्यों भाई? लॉ जो है वो कॉमन सेंस से ऊपर तो नहीं है। जो तो इसमें हमें ये बात अच्छी शुरुआत ये इलेक्शन कमीशन ने की कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया। मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि या तो कोई बड़ा राजनेता जो स्टेट्समैन लाइक राजनेता हो वो ऐसी पहल करके दिखाए और उसमें कहे कि भाई हम अपने हितों को थोड़ा पीछे करके, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा और उसमें यही चलता रहेगा कि पल्ला इधर से उधर। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू आया है उसमें जो जितने भी हमारे अभी तक के गेन्स हैं वो सब पीछे चले जाएंगे और उससे इलेक्शन की जो प्रथा है वो एक तरह से विकृत हो जाएगी। ये मुझे डर बहुत है जी राहुल जी, क्योंकि जब फंडिंग की बात आई और हमने देखा कि देश में पिछले 4 दशकों में खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के प्रयासों के चलते काफ़ी कुछ बदलाव आया है। ज़रूर है अभी भी कि दखल जो ब्लैक मनी की बात कही जा रही है चुनावों में या फिर उस तरह के धन का इस्तेमाल की, वो है ज़रूर, लेकिन कब ज़रूरी है इसे भी मानना होगा। जिन कदमों की ज़रूरत है चुनावी खर्च को मैं कहूँ कि लीगलाइज करने की बात एक तरफ होती है, ये दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आप उसकी एक लिमिट कैप कर दीजिए, या फिर कहा जा रहा है कि सरकारी खर्चे पर चुनाव की हमें एक प्लानिंग करनी होगी। क्या बेहतर विकल्प हो सकता है? देखिए, सरकारी खर्चे पर चुनाव की बात तो दशकों से कही जा रही है और वो अभी तक हुई नहीं है और वो उसमें कई व्यावहारिक समस्याएं हैं और कई सैद्धांतिक समस्याएं भी हैं। नई पार्टियों के लिए, छोटी पार्टियों के लिए उसमें एक बहुत समस्या है कि उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगी। मान लीजिए हम लोग मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं, हम ही 10 लोग मिलकर बनाते हैं, हम बहुत उद्देश्य हमारे बहुत अच्छे हैं, तो हमें तो शून्य मिलेगा क्योंकि पिछले चुनाव में हम थे ही नहीं तो हमें कुछ मिला नहीं है। तो समस्या और हमारी चुनौतियाँ और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और दूसरी चीज़, तो इस पर कोई असहमत नहीं होगा शायद सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़कर कि कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए। केवल हम पारदर्शिता की बात करें, पारदर्शिता और सीमा ये दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकते। तो मेरा मानना ये है कि हम चुनाव खर्च को चुनाव क्षेत्रवार अगर देखें और अब सारी जानकारी सबके पास है, तो हर चुनाव क्षेत्र की एक चुनाव खर्च की एक सीमा तय कर दें। ये आप उम्मीदवार और पार्टी दोनों पर छोड़ दें कि आपको जितना जो भी करना है इस सीमा के बाद करना है। तो कुल खर्च एक पार्टी और उम्मीदवार का एक चुनाव क्षेत्र में वो सीमित हो, वो उसकी एक मर्यादा हो, उसके भीतर वो जो चाहे करें। तो उसमें बाहर से आने वाले नेताओं का जो खर्चा होता है वो भी उसमें जुड़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ और ये सबके लिए बराबर होगा। तो मुझे मालूम नहीं कि इस पर विचार किया गया है कि नहीं। तो एक तो ये हो सकता है, लेकिन एक मूल बात जैसी विपुल ने कही कि अंततः ये सत्ता का मामला है, हम जानते हैं। और ये अपेक्षा करना कि जो लोग और जो दल इसी व्यवस्था से, इसी पैसे और धन पर आधारित व्यवस्था से निकलकर लाभ उठाकर सत्ता में या सदन में या संसद में या विधानसभाओं में आए हैं, वो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे एक ऐसी व्यवस्था के लिए जो उनके हाथ पैरों को वो लगभग काट देगी, उनके अधिकारों को और उनकी स्वतंत्रता को, खर्च करने की स्वतंत्रता को सीमित करेगी। ये बहुत टेढ़ी खीर है। हम देख चुके हैं कि ये नहीं होता। और इसके लेकिन कहा जाता है कि अगर ये खर्चे में कमी आएगी, और जाहिर है कि जब काला धन इस पर नहीं आएगा तो इन्हीं दलों की जो कि मान्यता है या जनता के बीच में पैठ या जो उनकी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, उनका रुतबा बढ़ेगा। जैसे अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि जहाँ भी काले धन की या नगद की जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें वो नगद यानी जो अवैध है, नंबर 2 कुछ भी कह लें उसको, वो चुनाव में और राजनीति में आएगा ही आएगा। तो क्यों ना हम ये नंबर 1 और नंबर 2 के झंझट से मुक्त हो जाएं कि भाई आप 1 से लाएं या 2 से लाएं, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका कुल खर्च वो पारदर्शी होना चाहिए। उस पर हमारा सख्त नियंत्रण होगा चुनाव आयोग का, और उस पर उसके उल्लंघन पर सख्त सजा होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक व्यावहारिक उपाय हो सकता है। जी नरूमन साहब, जो राहुल जी कह रहे हैं कि वाकई कैंडिडेट या पार्टी के बीच हम रेखा न खींचकर सीट के लिहाज से या क्षेत्रवार या राज्यवार उस खर्चे को अगर हम फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश करें तो लिमिट की इंडिविजुअल पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी और लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो भी मकसद पूरा होगा। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है दरअसल, और वो किया भी जा सकता है। इनफैक्ट जैसे मीटिंगें होती हैं, आप शहर में एक जगह मीटिंग का तय कर दीजिए, एक प्लेटफॉर्म बना दीजिए, अब जो भी पार्टी आए उसी पे अपना कर लिया करें मीटिंग। तो बजाय इसके कि इतने सारे ताम झाम हर एक पार्टी कर रही है,
लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो इस तरह से कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स को प्रमोट किया जा सकता है, जिससे खर्चा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। और उस पर जैसे आपने कहा कि वो लिमिट कर दीजिए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, दोनों पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट मिलके, क्योंकि कैंडिडेट अलोन नहीं लड़ रहा है। पहले तो ये था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, क्योंकि कैंडिडेट लड़ रहा है इसके ऊपर, उसी के ऊपर लिमिट रखी जाए। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी भी लड़ रही है, तो इसलिए दोनों का जॉइंट रखने में बहुत ही ये समझदारी की बात है। और जो पारदर्शिता की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके के अलग अलग नियम लागू किए हैं या लागू करने की कोशिश की है, विपुल साहब, पहले से कितनी तस्वीर ज़्यादा पारदर्शी हुई है और उसका फ़ायदा असल में कितना आमजन, मतदाता और लोकतंत्र को मिला है? देखिए, हम लोग जो है ना भारत की व्यवस्था के बड़े भारी क्रिटिक हैं, लेकिन जब देश के बाहर जाते हैं और दूसरी जगहों को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा इलेक्शन कमीशन, जिसका कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सत्तारूढ़ पार्टी करती है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा काम करने में सफल रही है अभी तक। और हमारे यहाँ जो डिबेट चल रही है बहुत हाई लेवल की है। राहुल जी ने एक बहुत बढ़िया बात की, इन्होंने अध्ययन किया है इसका कि देखिए, जो आप कैसे देंगे, अगर आप स्टेट फंडिंग करते हैं तो पैसे कैसे देंगे आप या तो पिछली बार जो आपने वोट लिए उसके आधार पे आपको पैसे देंगे, या फिर आपके जितने सांसद हैं या जितने स्थानों पे आप द्वितीय नंबर पे रहे थे उसके हिसाब पे देंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो नई पार्टी है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कहीं भी नहीं थे और पूरा जीत लिया, या फिर आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं थी और पंजाब में एक साथ 22 सीटें लाए, तो उनको तो पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर स्टेट फंडिंग होती, क्योंकि पिछले इलेक्शन में उनकी स्लेट साफ थी। तो उसमें मैं पुरानी पार्टियों की भी समस्या होगी नहीं, लेकिन इसमें 5 साल में स्थिति इतनी बदल जाती है। नहीं, मैं इसमें आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। उसमें सोल्यूशन ये है कि अगर आप 2000 रुपए से कम का पैसा आम जनता से लाएंगे तो हर 50 रुपए जो लाएंगे उसमें आपको मैचिंग फंड 100 रुपए का मिलेगा। तो उसमें ये कई जगहों पे चल रहा है, मतलब ये 3 तरह की चीजें, 4 तरह की चीजें चल रही हैं। 68-70 देशों में ये व्यवस्थाएं चल रही हैं और मिक्स्ड है। मतलब ये नहीं कहना चाहिए, इसके बारे में यूफोरिक होने की जरूरत नहीं है कि कमाल हो जाएगा। बहुत सारी जगहों पे, रूस में ऐसा हुआ था और उसमें उन्होंने डिक्टेटरशिप को फायदा पहुंचाया। उसमें फिनलैंड में, कनाडा में हुआ, बहुत अच्छा रहा। छोटी पार्टियों को थोड़ा सा बहुल मिला, तो वो हो सकता है, बशर्ते कि हम इसमें बहुत संजीदगी के साथ, बहुत समझदारी के साथ उस पर अगर विचार करें तो। और इलेक्शन कमीशन को केंद्र में रखते हुए, और मैं फिर कहूँगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और राजनेताओं को साथ लेते हुए ये मान के चलें कि आपका, मतलब जैसे राहुल ने एक बहुत अच्छी बात की कि जो अगर मान लीजिए केंद्रीय नेताओं के कंस्टिट्यूएंसी आने पे खर्चे गिने जाएंगे जो वहाँ का कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट उम्मीदवार के खाते में, तो फिर वो सबके गिने जाएंगे ना। तो बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी और कम्युनिस्ट पार्टी के भी और आम आदमी के, सबके गिने जाएंगे। तो इसलिए एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड बन सकती है। तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छी डिबेट हमने शुरू की है और उस पर और बढ़िया तरह के विचार निकल के आएंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। एक और चीज़ जो, क्योंकि इस खर्चे को लेकर जिस तरीके से दायरा बढ़ा है या फिर नंबर्स ऊपर गए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन या फिर केंद्र सरकार, जो भी सरकार हो, उसके लिए मुनासिब होगा, फिजिबल होगा कि उस तरह का उतना अमाउंट वो पार्टियों को मुहैया करा पाए? और जिस स्पीड के साथ है, जिस तेज़ी के साथ हमारे यहाँ साल भर चुनाव होते हैं, देखिए, जहाँ जहाँ पे पॉलिटिकल फंडिंग है, गवर्नमेंट फंडिंग है, पब्लिक फंडिंग, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। कुछ कंट्रीज़ में ये होता है कि जो टोटल फंडिंग का से 30% पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर एक को बांट देते हैं बराबर बराबर, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन हर एक को पार्टी चलानी होती है। बाकी पैसा वो उसके हिसाब से बढ़ता है जितना उनकी स्ट्रेंथ है हाउस में, या जितना वोट परसेंटेज रहा पिछली बार। तो परफॉर्मेंस भी हो गई और हर एक पार्टी के लिए खड़े होने का की जगह भी मिल गई। तो उसमें नई पार्टीज जो आएंगी उनके लिए एक्सेप्शन आप कर सकते हो एक बार में। यू कैन गिव सम मिनिमम अमाउंट कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चला सकें। प्रॉब्लम हमारे वहाँ क्या है कि हमारे वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अलग है, फिर उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अलग है। अगर वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट मिल जाते हैं उनको तो वो रिकॉग्नाइज हो जाती है उसी स्टेट में। अगर 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज हो गई तो नेशनल पार्टी बन जाती है। उस चीज़ को थोड़ा बहुत ट्विक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अगर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को अगर हम नाम को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी। अभी अगर उसको नहीं चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स जो राहुल जी कह रहे हैं प्रॉब्लम वो आएगी। राहुल जी, क्योंकि राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन ये भी एक बड़ा धंधा रहा है, कुछ चुनाव हमने देखा है, और डमी कैंडिडेट को उतारने का एक पूरा खेल चलता रहा है, एक रोजगार बनाइए जी। तो कैसे, अगर पॉलिटिकल फंडिंग को आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो फिर उसके साथ ये खतरे भी बढ़ जाएंगे?
नहीं, इनको बहुत सख्ती से निगमित और नियंत्रित करना पड़ेगा। यानी अब तो चुनाव आयोग को, सरकार को भी पता है, और ये सब जांच काफ़ी हो चुकी है, खबरें सब दिखा चुके हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इसीलिए बनती हैं कि वो केवल चंदा उगाही करके, या कुछ वो धनपतियों के पैसे को नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 करने में उसका उनका इस्तेमाल होता है। यानी ऐसी पार्टी जिसका कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है, उसको 200 करोड़ रुपए का उसको चंदा मिल जाता है साहब। ये इस तरह के उदाहरण हुए हैं। तो मतलब उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी ज़्यादा सख्त करना पड़ेगा। और खर्चे भी ऑर्नामेंट खरीदने में होते हैं, जी, मकान खरीदने में होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इनको तो सख्ती के बगैर काम नहीं चलेगा, और चुनाव आयोग को और मजबूत शायद होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जब चुनाव आयोग का मामला आया था, जब आप उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को सार्वजनिक करने का और उनके घर वाले उनके असेट्स को, संपत्तियों को सार्वजनिक करने का मामला आया था, चुनाव आयोग ने ये किया था, उसको संसद के दोनों सदनों ने मिलकर संयुक्त बैठक करके उसको निरस्त कर दिया था, उससे इनकार कर दिया था। ऐसा बहुत दुर्लभ होता है कि दोनों सदन और सर्वानुमति से कोई एक फैसला कर ले। वो भी सारी पार्टियां उसमें शामिल थी। तो आज कोई एक पार्टी ये कहे कि साहब ये वो सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाए, तो वो झूठ है, क्योंकि सबने उसमें किया था। और ये दुर्लभ उदाहरण है कि दोनों सदन मिलकर सर्वानुमति से चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण एक पहल को आप रद्द कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तो इसलिए इस सदन से या इस राजनीति से उम्मीद करना कि वो अपने आप को साफ करेगी, ये संभव नहीं है। ये एक पर इस केस सत्ता संपन्न और मतलब जिसे कह लें हम संवैधानिक संस्था ही कर सकती है। बिल्कुल। और इसमें हुआ भी ये अल्टीमेटली, जब ऐसा था, एडीआर नाम की संस्था जो है, जिससे मेरा भी संबंध रहा है, तो एडीआर फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई और उसने कहा कि ये जो दोनों सदनों ने जो लॉ पास किया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देनी है, एसेट्स भी अपनी जो भी आपकी संपत्तियां हैं वो दिखानी है, और उसके अलावा आपकी तीसरी चीज क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो आपके हैं वो आपको दिखाने। तो वो तभी आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हिस्सेदारी की। तो कम से कम मजबूत लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ये मिलकर ही एक सुधार ला सकते हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, अगर आप उसको पावर देंगे तो इट विल एक्ट मोर इफेक्टिवली। मैं इसी पॉइंट पर आना चाहता कि इलेक्शन कमीशन के पास जो इस वक्त ताकत है वो कितनी कम, और उसको कहाँ तक ले जाने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन के पास ताकत की अगर बात करिए, वैसे ताकत काफ़ी है जिसकी वजह से इलेक्शन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन रजिस्टर तो कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी, डी रजिस्टर नहीं कर सकता, उसका पावर ही नहीं है। कोर्ट में गए लोग, उन्होंने कहा कि पावर ही नहीं है, डी रजिस्टर नहीं कर सकते। अब हमारे पास 1800 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई हैं, हम उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम है। सिमिलरली ये जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, अब इतना ट्रांसलूसेंट हो गया, ट्रांसपेरेंसी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। इसमें होगा क्या कि कोई भी जो भी पार्टी इन पावर होगी आज और कल भी, तो वो उनको पता चल जाएगा किस पार्टी को दिया इसने, तो बैंक से पता कर लेंगे किसको गया, किसने कैश किया उस बॉन्ड को, और वो बिजनेसमैन जो है इट विल बी हैरेस्ड कि आप जो है उनको लोन मत दीजिए, डोनेशन मत दीजिए, तो डोनेशन स्टार होना शुरू हो जाएंगे। पर एक जो चुनाव के दरमियान सर केसेस होते हैं कैंडिडेट्स पर, कुछ पार्टियों पर अवैध रकम, उससे ज़्यादा खर्चे को लेकर, उस पर जो कार्रवाई का रेशियो है वो कितना है, और वो क्या पूरा दायरा आपके अधीन आता है, या फिर कई बार कोर्ट के जरिए वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं आपके हाथ जो है वो खाली रहते हैं? नहीं, उसमें जैसे ये बात है पेड न्यूज़ की, अब पेड न्यूज़ का एग्जैक्टली लॉ नहीं बनाया अभी तक। वो तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की वजह से पेड न्यूज़ को वो करके वो खर्चे में डालते हैं, और अगर गलत अकाउंट फाइल किया तो उसको निकाला जाता है। कई सारे लोग अपनी सीट खो चुके हैं इसकी वजह से। तो इलेक्शन कमीशन उस लॉ को इंटरप्रेट करके, री इंटरप्रेट करके, और जो सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है उसकी वजह से काफ़ी जितना कर सकता है वो कर रहा है। बट लॉ को आपको, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी लॉ नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है उसको कोई आदमी देख ही नहीं सकता। हर एक पॉलिटिकल पार्टी 1 मैन 2 मैन पार्टी हो रही है। इंटरनेट, जबकि इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए। आप डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पर डेमोक्रेसी को अपने को सबमिट नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना चाहती। तो इलेक्टोरल लॉ और फंडिंग लॉ को एकदम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जो अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उसमें बहुत ही बातें कही उन्होंने। एक आखिरी कमेंट चाहूँगा विपुल साहब, जो
खासतौर चुनावी खर्चों को लेकर जो नियमों की ज़रूरत है, क्या बेहतर विकल्प हैं या क्या बेहतर ऑप्शंस आपकी नज़र में हैं जिनको अपना करके हम एक बेहतर चुनाव, एक बेहतर लोकतंत्र और कम खर्चे के साथ उसको लागू कर पाएँ? जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम खाली लॉ से कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। लॉ का खूब उल्लंघन हो रहा है, भारत में बहुत बढ़िया बढ़िया लॉ बन चुके हैं। उसमें आपको इच्छा चाहिए और आपको सही बात है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में थोड़ी ताकत चाहिए। उसके लिए जो अपॉइंटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का, वो थोड़ा सा उसका स्तर ऊपर बढ़ा दिया जाए। प्रधानमंत्री हो उसमें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हो, चीफ जस्टिस हो, लोकसभा स्पीकर हो सकते हैं, मतलब जो भी हो उसका स्तर आप इतना बढ़ा दें कि जिससे लगे कि बिल्कुल चुने हुए छटे हुए लोग आएँ और उनका चुनाव हो उसमें। दूसरी बात यह है कि जो फंडिंग का है उसमें आप बड़े आराम से ये कर सकते हैं कि पायलट के आधार पे कोई 10 राज्यों में या 40 सीटों पे या 80 सीटों पे एक बार करके देखें, 2 बार करके देखें। हम प्रयोग तो होने ही चाहिए लोकतंत्र के अंदर। और तीसरी बात यह है कि आप जो अचानक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ये जो इतनी ये हो गई है कि आरटीआई के अंदर भी ये लोग नहीं आते, अगर इंटरनल इलेक्शन ना कराएं तो भी कोई बात नहीं है, डायनेस्टी रूल लगातार चलता जाए और उसमें कोई विपक्ष में खड़ा होने वाला तक नहीं है, वो भी कोई बात नहीं है। तो उसमें जैसा हमने देखा है कई देशों में चल रहा है कि आपको स्कूल के लिए खर्चा मिलेगा लेकिन जब आप टीके लगवाएंगे तब, तो आप ऐसे करिए ना कि आपको इलेक्शन के लिए खर्चा मिलेगा लेकिन पहले इंटरनल डेमोक्रेसी दिखाइए। ये तमाम पैरामीटर इनको फुलफिल करें, इनको फुलफिल करें। होना चाहिए उसके लिए। जी राहुल सर, एक आखिरी कमेंट आपका, इस दिशा में क्या और करने की जरूरत है अगर मतदाता के नजरिए से देखें? देखिए, विकल्प तो ये दोनों विशेषज्ञ हैं और लोगों ने संसार की तमाम पद्धतियों का, और भी लोग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अध्ययन किया है। तो विकल्प कई तरह के हैं और सबके अपने लाभ हैं, सबके अपनी कमियां हैं। कोई बिल्कुल परफेक्ट विकल्प दुनिया में किसी भी चीज़ में नहीं है। तो इस देश के कुछ लोगों को बैठकर, और संसद भी इसमें शामिल हो, अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ये तय करना पड़ेगा कि भाई हमें ये चीज़ें इसमें जोड़नी है। इस समय हम वो विकल्प गिनाने लगे, उसका शायद समय नहीं है और वो हम उसके उतने बड़े, मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन विकल्प हैं, चाहिए संकल्प और इच्छा शक्ति। ये 2 चीज़ें हो जाएंगी तो इस मौजूदा व्यवस्था में ही चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो जैसा विपुल ने कहा कि बहुत सारे दुनिया के देश और उसके लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र, भारत में जो चुनाव होते हैं उनसे वो ईर्ष्या करते हैं, वो हमसे सीखने आते हैं, यहाँ पे अध्ययन करने आते हैं, यहाँ से अपने यहाँ ऑब्जर्वर बुलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ है, हम बहुत देशों से बेहतर हैं, लेकिन अभी हमें और बेहतर होना है अपने देश के भविष्य के लिए और लोकतंत्र के भविष्य के लिए। यानी चुनाव सुधार की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं, इनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें संकल्प, इच्छा शक्ति की जरूरत है राजनीतिक दलों की। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम किया था आईसीजे में ईरान। 27 अगस्त को अंकुर तिवारी लिखते हैं कि इस मुद्दे का गहन विश्लेषण करने पर निष्कर्ष निकलता है कि ईरान का आईसीजे में जाना अपने नागरिकों को सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करना है, क्योंकि ईरान जिस 1955 की संधि की बाबत आईसीजे में यूएसए के प्रतिबंध को चुनौती दे रहा है, वो ईरानी क्रांति के बाद निष्प्रभावी हो गया। और दूसरी तरफ से ईरान से अच्छे से जानता है कि यूएसए आईसीजे के फैसले को स्वीकार नहीं करेगा। हमारे एक और दर्शक हैं आशीष प्रभाकर लिखते हैं कि ईरान का आईसीजे में जाना महज एक औपचारिकता है, क्योंकि अमेरिका अब संरक्षणवाद की राह पर है। वो केवल अपना लाभ देखता है, क्योंकि इसी के चलते वो एक के बाद एक संयुक्त राष्ट्र के समझौतों से हट रहा है और ये भी निश्चित है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। राज्यसभा टीवी का धन्यवाद। आप दर्शक यूं ही अपनी राय, अपने विचार, अपनी आलोचना हमें लिखते रहिए। साथ ही साथ हमारे तमाम कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।